अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। लास्ट टाइम हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, लेक्चर नंबर 25। तो सबसे पहले हम एसिटाइलकोलिन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसका फॉर्मेशन और रिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि एसिटाइलकोलिन की कहाँ कैसे बन रही है और कैसे रिलीज़ हो रही है आपके एक्सोन्स के अंदर। Because the neuromuscular junction is large enough to be studied easily, it is one of the few synapses of the nervous system for which most of detail of the chemical transmission have been worked out. तो हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्योंकि बहुत एक वाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इसीलिए हम उसको स्टडी करने के लिए जस्ट कुछ साइनेप्सिस को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन और रिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इस जंक्शन के ऊपर एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज़ है वो और फॉर्मेशन है वो किस तरह हो रही है। तो पढ़ते हैं। Small vesicles about 40 nanometer in size are found by Golgi apparatus in the cells of body of the motor neuron in the spinal cord. अगर हम बात करें एक्सोन टर्मिनल की, एक्सोन्स की, न्यूरॉन के जो मोटर टर्मिनल्स होते हैं वो एक्सोन ही तो होते हैं, ठीक है। एक्सोन के अंदर जो मौजूद गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस छोटे छोटे वेसिकल बनाता है और उसका साइज़ क्या होता है 40 नैनोमीटर। हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हर ऑर्गेनेली का फंक्शन, जिसमें हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था कि ये छोटे छोटे वेसिकल बनाता है, ये केमिकल की पैकेजिंग में काम करता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह ये काम वो एक्सोन के अंदर मौजूद गोल्जी अपरेटस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वेसिकल बना रहे हैं जिसका साइज़ 40 नैनोमीटर है। These vesicles are then transported by exoplasm that streams through the core of axon from the central cell body in the spinal cord all the way to neuromuscular junction at the tips of peripheral nerve fibers. तो ये जो वेसिकल हैं, ठीक है, ये वेसिकल आपके एक्सोन से होते हुए आपकी स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। अबाउट 3 लाख ऑफ these स्मॉल वेसिकल कलेक्ट इन द नर्व टर्मिनल ऑफ द सिंगल स्केलेटल मसल एंड प्लेट। जो मसल्स की एंड प्लेट है उसके अंदर तकरीबन 3 लाख तक ये स्मॉल वेसिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। हम अभी तक एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन और रिलीज़ को देख रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा वो जो छोटे छोटे वेसिकल हैं वो कहाँ से आते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ से बनते हैं, गोल्जी अपरेटस में से। तकरीबन 3 लाख के करीब ये जो वेसिकल्स हैं ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ट्रैवल करते हुए आपके जो स्केलेटल मसल्स की एंड प्लेट्स हैं, मोटर एंड प्लेट्स, उस तक मूव करते हैं। Acetylcholine is synthesized in cytosol of the nerve fiber terminal, but it is immediately transported through the membrane of the vesicle to the interior, where it is stored in a high concentration form, about 10,000 molecules of acetylcholine in each vesicle. अब एसिटाइलकोलिन साइटोसोल के अंदर बनता है। एक तरफ एसिटाइल कोएंजाइम होता है, एक तरफ कोलिन होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर एसिटाइलकोलिन बनाते हैं। ये नर्व टर्मिनल के साइटोसोल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे ये प्रोसेस होता है वेसिकल इसको इंटरप्ट कर लेते हैं और ये सारा जो एसिटाइलकोलिन है वेसिकल की फॉर्म में हाई कंसंट्रेशन के साथ हर वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है। When an action potential arrives at the nerve terminal, it opens many calcium channels in the membrane of the nerve fiber. Because this terminal has an abundance of voltage gated calcium channels,
अब जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है इनसाइड द टर्मिनल 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल हैं ये टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ इंक्रीज हो जाता है इसका, कि उसके साथ अटैचमेंट इंक्रीज हो जाती है, ये 10,000 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन पहले बना कैसे। ठीक है, इसके वेसिकल कहाँ से आए। ये जो वेसिकल्स हैं इसके अंदर एसिटाइल कोलिन 10,000 टाइम्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, अब जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो जो टर्मिनल पे मौजूद ये वेसिकल हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ। अब जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ, दिस फ्यूजन मेक मैनी ऑफ द वेसिकल रप्चर अलाइंग एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन इन सिनेप्टिक स्पेस। अब क्या होता है कि जैसे ये वेसिकल रप्चर होते हैं तो ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एसिटाइलकोलिन को सेल से बाहर कर देते हैं। ठीक है, सेल से बाहर कौन सी जगह है, सिनेप्टिक स्पेस। ठीक है, ये सेल एक्सोन की बात कर रही हूँ मैं। तकरीबन हर रप्चर पे 125 वेसिकल्स एक्शन पोटेंशियल के दौरान सिनेप्टिक स्पेस में रिलीज होते हैं। देन आफ्टर फ्यू मिलीसेकंड the acetylcholine is split by acetylcholinesterase into acetate ion and choline, and the choline is reabsorbed actively into neuronal terminal to be reused to form new acetylcholine। अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वो सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो गया एसिटाइलकोलिन के नेक्स्ट जो जो मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन के, उसके साथ जाके अटैच हो गया। जब अपना ये फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, कुछ ही सेकंड बाद जो एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किस तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक एसीटेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा कोलिन में। अब जो कोलिन है ये वापस जो न्यूरोनल टर्मिनल्स हैं उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, ताकि ये जो कोलिन है ये नई एसिटाइल कोलिन बनाने में यूज़ हो सके। अब इसके बाद हमने इसका सीक्वेंस देखना है कि ये तकरीबन हर 5 से 10 मिली सेकेंड के बाद ये प्रोसेस हो रहा होता है कि एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। एसिटाइलकोलिन से एसीटेट और कोलिन बन जाती है। जब उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया, कोलिनेस्टरेज ने उसके ऊपर एक्ट किया, तब उसके बाद ये वापस अपने न्यूरोनल टर्मिनल में रीअब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 5 to 10 मिली सेकेंड, और ये इसका पूरा ड्यूरेशन 5 से 10 मिली सेकेंड्स का है। The number of vesicles available in nerve ending is sufficient to allow transmission of only few thousand nerve to muscle impulses। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि the number of vesicles available in the nerve ending is sufficient to allow transmission। अब जो ये वेसिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गए हैं, ये इसकी अमाउंट इतनी होती है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल आया है उसको आपके मसल्स की तरफ उसका सिग्नल पहुंचा सके। देयरफॉर for continued function of neuromuscular junction new vesicle need to be reformed rapidly। और अगर हमने मसल को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखना है, हमने एक्शन पोटेंशियल के एक्शन को मेंटेन रखना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो जो एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन है वो रैपिड होनी चाहिए। विद इन अ फ्यू सेकेंड आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल इज ओवर, कोटेड पिट अपीयर इन द टर्मिनल मेम्ब्रेन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल
ख़त्म हो जाता है। जो टर्मिनल मेम्ब्रेन्स हैं ना, एक्सोन के जो मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है कि कोटेड पिट्स अपीयर होते हैं। अब ये कोटेड पिट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, जिसको हम क्लैथरीन बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ अटैच टू द मेम्ब्रेन इन द एरिया ऑफ ओरिजिनल वेसिकल। जो ओरिजिनल वेसिकल्स थे उसके एरिया में ये लोकेटेड होती हैं। विद इन अबाउट 20 सेकेंड्स द प्रोटीन कॉन्टैक्ट एंड काज द पिट्स टू ब्रेक अवे टू द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, दस फॉर्मिंग न्यू वेसिकल। अब ये बात हो रही है कि हमें बार बार एसिटाइलकोलिन की सप्लाई चाहिए जब तक आपका मसल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये विद इन फ्यू सेकंड्स हो रहा होता है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एंड होता है, फ़ौरन जो नर्व टर्मिनल के ऊपर कोटेड प्रोटीन्स थी, कोटेड प्रिट्स थे, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है क्लैथरीन, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और 20 सेकंड्स के अंदर अंदर वो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो पिट्स हैं और जो वो वेसिकल्स हैं वो ब्रेक होके दोबारा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं और इस तरह न्यू वेसिकल बन जाते हैं। विद इन अनदर फ्यू सेकेंड एसिटाइलकोलिन इज ट्रांसपोर्टेड टू इंटीरियर ऑफ दीज वेसिकल। अब ये जो वेसिकल बन गए हैं, इसके अंदर कुछ ही सेकंड्स बाद एसिटाइलकोलिन जाके स्टोर हो जाती है और फिर जैसे ही न्यू एक्शन पोटेंशियल आएगा, न्यू साइकिल आएगा, तो ये एसिटाइलकोलिन दोबारा रिलीज़ हो जाएगी सिनेप्टिक स्पेस के अंदर। तो बात करें कि पहले वेसिकल बनते हैं, बनते हैं जैसे, तो उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल हैं वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। अब ये तब तक स्टोर रहते हैं जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आ जाता। जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये अपना जो स्टोरेज है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी ड्रग्स की जो ऐसी ड्रग्स की जो जो आपका एक्शन पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करती हैं। किस तरह करती हैं? मस्कुलर जंक्शन को वो ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, कुछ ब्लॉक कर देती हैं, कुछ इन्हांस कर देती हैं। तो हम ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले वो पढ़ेंगे जो इन्हांस करती हैं। ड्रग दैट इन्हांस और ब्लॉक द ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो ड्रग्स जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ट्रांसमिशन प्रोसेस को इन्हांस कर देंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द मसल फाइबर बाय एसिटाइलकोलिन लाइक एक्शन। तो हमने पढ़ा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कब काम कर रहा है? जब एसिटाइलकोलिन आके रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ हुआ तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ। जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो इसका फंक्शन परफॉर्म होता है। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो एसिटाइलकोलिन की ही तरह काम करती हैं। तो मेथाकोलिन, कार्बाकोल और निकोटीन का सेम इफेक्ट है जैसे एसिटाइलकोलिन का है। मैनी कंपाउंड इंक्लूडिंग मेथाकोलिन, कार्बाकोल, निकोटीन हैव द सेम इफेक्ट ऑन द मसल फाइबर एज डज एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो सेम टू सेम इसका वही इफेक्ट है जो एसिटाइलकोलिन का है कि मसल को आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करवाना। The difference between these drug and acetylcholine is the drug are not destroyed by cholinesterase or are destroyed so slowly that their action often persists for many minutes to several hours. अब ये जो ड्रग्स हैं इसका एक्शन बहुत प्रोलॉन्ग होता है। मिनट से सेवरल आवर तक ये मसल को कॉन्टैक्ट रख सकता है, एक्शन पोटेंशियल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रख सकता है। कैसे? क्योंकि इन ड्रग्स के ऊपर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक्ट नहीं कर रहा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। एसिटाइल कोलिन के ऊपर नॉर्मली जब एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक्ट करता था तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब ऐसे पेशेंट जिनमें एसिटाइलकोलिन के फॉर्मेशन में थोड़ा इशू है या कुछ कॉन्ट्रैक्शन में इशू है तो हाँ, उनके लिए मेथाकोलिन, कार्बाकोल और निकोटीन देते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं इनका जो एक्शन है वो सेम टू सेम एसिटाइलकोलिन की तरह है, पर डिफरेंस कहाँ पे है कि जो ड्रग्स हैं उनका एक्शन थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि वो कोलिनेस्टरेज से डिस्ट्रॉय नहीं होती। द ड्रग वर्क बाय काजिंग लोकलाइज्ड
area of depolarization of muscle fiber membrane at the motor end plate where the acetylcholine receptor are located। तो ये ड्रग्स कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं कि जो मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर अटैच थे, जो एसिटाइलकोलिन को रिसीव कर रहे थे, अब ये ड्रग्स जाके उस मेम्ब्रेन के ऊपर डीपोलराइजेशन काज करती हैं। तो then every time the muscle fiber recovers from a previous contraction, these depolarize area by virtue of leaking ions initiate a new action potential, thereby causing state of muscle spasm। अब होता क्या है कि डिपोलराइजेशन की स्टेट की वजह से ये जो आयन चैनल्स थे, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, उसकी ओपनिंग करवा देंगी, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और जो आयन ट्रांसफ़र है उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, जिसको हम मसल स्पैज़म भी बोलेंगे। ठीक है, अभी वो ड्रग हमने पढ़ी जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक्टिवेट करती थी। ठीक है, और उस तरह आपका एसिटाइलकोलिन का फंक्शन को मिमिक कर रही थी। अब कुछ ऐसी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब वो डिस्ट्रॉय करेंगी तो एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में ख़त्म नहीं होगा उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, तो वो अपना जो फंक्शन है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म कर सकेगा। अब वो जो ड्रग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती हैं, वो कौन सी हैं? नियोस्टिग्मिन, फिजियोस्टिग्मिन, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ के ऊपर जाके एक्ट करती हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं? इनएक्टिवेट कर देती हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को इन सिनैप्सेस सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर हाइड्रोलाइजेज एसिटाइलकोलिन। तो ये ज़्यादा अरसे के लिए हाइड्रोलाइज़ नहीं होता। ठीक है, एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज़ नहीं हो सकता और फिर अपना एक्शन ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म करता है। देयरफॉर विद ईच सक्सेसिव नर्व इम्पल्स एडिशनल एसिटाइलकोलिन accumulate and stimulate the muscle fiber repetitively। अब जो एसिटाइलकोलिन है ये नर्व इम्पल्स के अंदर अकुमुलेट होता जाता है और बार बार मसल को स्टिमुलेट करता जाता है, क्योंकि मसल के पहले जो साइनेप्टिक स्पेस है उसमें एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ नहीं है, वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में दिस काजेज मसल स्पाज्म, ऐसी कंडीशन में मसल स्पाज्म हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। तो ये ज़्यादातर मसला बनता है आपके लंग्स के अंदर। जब लेरिंग्स जो है वो स्पाज्म में रहे और रिलैक्स ना कर सके, तो उसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इफ़ेक्ट होती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब उनमें से नियोस्टिग्मिन और फिजियोस्टिग्मिन ऐसी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को इनएक्टिवेट कर देती हैं कई घंटों तक। ठीक है, तो अब नियोस्टिग्मिन एंड फिजियोस्टिग्मिन combine with acetylcholinesterase to inactivate the acetylcholinesterase for up to several hours, after which these drugs are displaced from the acetylcholinesterase so that esterase once again become active। होता क्या है कि घंटों तक ये ड्रग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को इनएक्टिवेट कर देती हैं। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं तो फिर एसिटाइलकोलिन से उतर जाती हैं और फिर एसिटाइलकोलिन वापस अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके बरक्स जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है विच इज़ ए पावरफुल नर्व गैस पॉइजन इनएक्टिवेट द एसिटाइलकोलिन फॉर वीक्स। नियोस्टिग्मिन और फिजियोस्टिग्मिन आर्स के लिए ब्लॉक करते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को, जबकि डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट ये वीक्स के लिए एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को करता है ब्लॉक। तो इसका ये बहुत क्या करेगा, आपके पूरे बॉडी के अंदर स्पाज्म करवाएगा। सबसे जो सेंसिटिव मसल्स हैं आपके लंग्स के वो स्पाज्म में चले जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं वो ड्रग्स की जो कि
आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जो मसल्स को फ्लैसिड कर देती हैं, मसल को रिलैक्स कर देती हैं फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसमें क्यूरारिफॉर्म एक ड्रग है जो कि मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल को पास नहीं होने देती, ठीक है। उसके बाद डी ट्यूबोकुरारीन block the actions acetylcholine on the muscle fiber acetylcholine receptor, thus preventing sufficient increase in permeability of muscle membrane channels to initiate an action potential। तो आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब ब्लॉक होगा तो जो मसल्स के पास कोई सिग्नल नहीं आएगा कि वो एक्शन पोटेंशियल परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब उसकी एक एग्जांपल है मिस्थीनिया ग्रेवस। मिस्थीनिया ग्रेवस बेसिकली क्या होता है कि इसमें मसल पैरालाइज हो जाते हैं, मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कोई सिग्नल नहीं आता। causes muscle paralysis myasthenia gravis which occurs in about 1 in every 20,000 person causes muscle paralysis because of inability of the neuromuscular junction to transmit enough signal from the nerve fiber to muscle fiber। नर्व फाइबर से मसल फाइबर तक के सिग्नल्स को ये लेके जाता है और जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वही ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये लेके जाएगा नर्व फाइबर्स के सिग्नल्स को। पैथोलॉजिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज आ जाते हैं जो एसिटाइल जो रिसेप्टर्स हैं उसको वो अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही नहीं देंगे तो एसिटाइल कोलिन कैसे इफेक्ट करेगी, किस तरह एक्शन परफॉर्म करेगी। तो ना एसिटाइल कोलिन एक्शन परफॉर्म कर सकेगी और ना मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ बिलीव्ड दैट मस्थीनिया ग्रेविस is an autoimmune disease in which the patient have developed antibodies that block or destroy their own acetylcholine receptor at postsynaptic neuromuscular junction। postsynaptic neuromuscular junction पे जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर अटैच थे वही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसलिए जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। Regardless of the cause, the end plate potential that occur in muscle fiber are mostly too weak to initiate opening of voltage gated sodium channels so that muscle fiber depolarize does not occur। अब होता क्या है कि जो मसल फाइबर्स हैं उस तक कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जाता, इतना एक्शन पोटेंशियल वीक होता है कि कोई डिपोलराइजेशन नहीं हो सकती, ना कोई चैनल्स ओपन होते हैं। If the disease is intense enough, the patient dies of paralysis, in particular paralysis of respiratory muscle। तो respiratory muscles के paralysis की वजह से, क्योंकि respiration कैसे होती है, contraction और relaxation की वजह से, तो आपकी रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। The disease can usually be ameliorated for several hours by administering neostigmin। अब हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए नियोस्टिगमिन देते हैं जो कि आपकी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की जो ब्लॉकेज है उसको ब्लॉक कर देती थी ताकि जो एसिटाइलकोलिन है वो आपकी बॉडी को अवेलेबल रहे, ठीक है। which allow larger than normal amount of acetylcholine to accumulate in synaptic space। अब इसकी वजह से synaptic space में acetylcholine मौजूद रहेगा। Within minutes, some of these paralyzed people can begin to function almost normally। अब इसकी वजह से ये होता है कुछ लोग सही काम करना शुरू कर देते हैं जबकि कुछ लोग काम नहीं कर सकते इस नियोस्टिगमिन की वजह से, उनकी बॉडी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं मसल एक्शन पोटेंशियल की। आपकी मसल जैसे ही कैसे आपका एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ, कंडक्ट हुआ, उसके साथ साथ हमें देखना है कि जो मसल मेम्ब्रेन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, वो है -80 से -90 मिली वोल्ट्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में फॉर लार्ज इसी तरह लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का भी एक्शन पोटेंशियल -80 से -90 है।
और इसका ड्यूरेशन 1 से 5 मिलीसेकंड्स तक होता है। इसी ड्यूरेशन में एक्शन पोटेंशियल आता है और मसल कॉन्टैक्ट करता है। इसकी वेलोसिटी 3 से 5 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो, चूँकि आपका पूरा स्केलेटल मसल एक वाइड स्ट्रक्चर है, तो ये वाइड स्ट्रक्चर क्या करता है कि अब बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जब वो मसल की तरफ आता है तो मसल एक वाइड स्ट्रक्चर है। हर मसल के हर पॉइंट तक हमें एक्शन पोटेंशियल पहुंचाने के लिए जो सोर्सेज रिक्वायर हैं वो है ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स। ये देखें, जो सार्कोलिमा है उसकी जो एक्सटेंशन जा रही है एंड तक टी ट्यूब्यूल्स के नाम से, ठीक है। ये जो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल पेनिट्रेट करता है, ठीक है। पेनिट्रेट जो नर्व्स हैं वो पेनिट्रेट करती हैं और जो एक्शन पोटेंशियल है वो इसके थ्रू पास होता है। जब एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू आएगा, जो कैल्शियम आयन है वो मसल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मसल के अंदर आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कराएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, और इस एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये इस पिक्चर में देखें कि ये टी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स हैं। ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स सार्कोलिमा की एक्सटेंशंस हैं जो कि पूरे जो आपके मसल फाइबर्स हैं उसको क्रॉस कर रही हैं ट्रांसवर्सली, ठीक है, परपेंडिकुलरी। आपके जो मसल फाइबर हैं वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, तो आपके जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो उसको क्रॉस कर रही हैं 90 के एंगल पे, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्शन पोटेंशियल को हर नर्व फाइबर के पार्ट तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो बेसिकली एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन है। एसिटाइलकोलिन को जब बन रही है उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है, कौन सी ड्रग्स हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करती हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो इसके फंक्शन को इन्हांस करती हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने मसल्स के अंदर उसका एक्शन पोटेंशियल देखा कि कितना होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।